हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 वाले पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि टू ऑब्टेन द नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ ए यम क्रॉस एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स शुड बी इक्वल टू व्हाट। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू यम प्लस एन माइनस 1। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। कहा जा रहा है इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स upon twice x plus sin inverse x when x is not equal to 0 is continuous at each point of its domain, then the value of f of 0 is equal to what। चूंकि ये फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है इस और मुझे f ऑफ 0 निकालना है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू और x इज इक्वल टू 0 पे जो लिमिट की वैल्यू है दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो जो हम लोग लिमिट निकालेंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स मेरे पास है ट्वाइस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऊपर से मैं x कॉमन कर लूँ अगर तो मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स कॉमन हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ट्वाइस प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। अब हमें ये यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स 1 आता है, tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी कितना आता है, 1 आता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1, नीचे 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 और 2 प्लस 1 कितना होता है 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 में हमसे कहा गया है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर 1 2, उन सारे सर्कल्स का जिसका सेंटर कितना है 1,2 है। ऐसे बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं हम लोग अलग अलग रेडियस वाले। तो उन सारे सर्कल का आपको क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो अगर सेंटर हमारा 1,2 है तो सर्कल का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट r है, तो इसका मतलब इसको एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस 1, यहाँ कितना हो जाएगा ट्वाइस वाई माइनस 2 और कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1 और प्लस कितना हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। कहा जा रहा को रिलेशन अमॉन्ग टॉपिक्स टू द सेम ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज, ये आता है कोलैटरल कोरिलेशन, है ना। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। कहा जा रहा लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम 3,0 एंड -3,0 इज 4। कह रहा है एक पॉइंट है पी एक्स कामा वाई, मान मूविंग पॉइंट है, उसका दो पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट है -3,0 और एक पॉइंट है 3,0। ठीक है, इससे जो डिस्टेंसेज हैं उसका डिफरेंस है ना। मान लीजिए इसको मैं यस और यस डैश अगर बोल दूं, यस और यस डैश बोल दें, तो इन्होंने दिया हुआ कि पी एस माइनस पी एस डैश, ठीक है, पी एस माइनस पी एस डैश इज इक्वल टू वाट 4। ठीक है, तो इस तरीके की डेफिनेशन किसकी होती है, हाइपरबोला की होती है। हाइपरबोला डेफिनेशन क्या होता है, उस पॉइंट का लोकस होता है जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट हमेशा किसके बराबर आता है, 2a के बराबर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारे पास 2a इज इक्वल टू कितना दे दिया गया, 4 दे दिया गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और हमसे पूछा क्या है, हमसे इक्वेशन पूछा है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास a इज इक्वल टू 2 आ गया। पहले हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर a इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर के नीचे कितना आएगा, 4 आएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 के साथ एक ही ऑप्शन है ही हमारे पास, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें b की वैल्यू आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाला ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे क्या है, पास क्या है, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू व्हाट। इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका nth टर्म हम लोग लिखते हैं। अगर इसका nth टर्म हम लोग लिखें तो पहले टर्म में देखिए 1 स्क्वायर है, ऊपर 2 स्क्वायर, दूसरे में 2 स्क्वायर, तीसरे में 3 स्क्वायर, चौथे में 4 स्क्वायर, तो nth में कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे कितना है, पहले वाले में 1 फैक्टोरियल, दूसरे में 2 फैक्टोरियल, तो nth में कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर ट्रिक क्या होती है, ऊपर से मुझे n को गायब करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसको लिख देता हूँ n अपॉन n इंटू एन, और नीचे से n अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, एक n कट गया।
अब ऊपर एक और n बचा, उसको भी हमें गायब करना है, तो ऊपर मैं लिख दूंगा n माइनस वन प्लस वन, और नीचे मेरे पास कितना है n माइनस वन फैक्टोरियल है। इसको अलग अलग कर देते हैं, तो n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, जिसमें से n माइनस वन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस टू फैक्टोरियल, और प्लस कितना बचेगा 1 अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ से n माइनस वन कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी e का एक्सपेंशन है, और ये भी e का एक्सपेंशन है, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, e प्लस ई के साथ कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 2e आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा एक्सपेंशन के बारे में बता दें कि हमारा जो एक्सपेंशन होता है e की पावर x कितना होता है, e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रख दें तो e की पावर 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल दिया है, 1 अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल, और इसमें अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। मतलब डिफाइंड नहीं होता है, माइनस वन फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है। 1 अपॉन, अब n इज इक्वल टू रखेंगे, 2 माइनस टू कितना हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 रखेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 माइनस टू कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन मिल रहा है। इसका मतलब ये e के बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल भी e के बराबर हो जाएगा, और 1 अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल भी e के बराबर हो जाएगा। हमारा आंसर 2e आ जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। कहा जा रहा है इफ a एंड b आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 such that determinant of a is equal to -1, determinant of b is equal to 3, then determinant of 3 times ab is equal to what। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, पहला फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास दिया गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 की पावर, इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर 3 है, तो 3 की पावर 3 तो बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यहाँ पे हमने एक और प्रॉपर्टी लगाया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो कितना आ जाएगा 27, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना 3, तो कुल मिलाकर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -81 आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ द मैथमेटिक्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। कहा जा रहा है मैथमेटिक्स इज ए टूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो ठीक है, ये करेक्ट कौन सा नहीं है, तो ये हमारे काम का नहीं है। मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स वेज टू मॉडल रियल लाइफ सिचुएशंस, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत खोजना है। लर्निंग हाउ टू डू मैथमेटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, ये हमारा गलत है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी फिर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि गणित के उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका मैंने थोड़ा हिंदी बता दिया आपको, है ना, ये थोड़ा सा वर्ड कठिन था। इसका मतलब होता है गणित के उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। कहा जा रहा मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ये तो आपको मालूम है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए की पावर m इज इक्वल टू 0, तो ए की पावर m इज इक्वल टू 0 से क्या आता है, नील पोटेंट, किसी भी मैट्रिक्स का कुछ पावर करने से 0 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के साथ हमारा क्या हो जाता है, इनवोलेटरी मैट्रिक्स हो जाता है ना। और चौथा हमारा क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, नील पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, बचाइए इनवोलेटरी मैट्रिक्स। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इनवोलेटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हमें मैच करवाना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ए के साथ आइडेम्पोटेंट आएगा, ए के साथ 4 आएगा, ए के साथ कितना आएगा 4 आएगा। फिर बी के साथ क्या आएगा, नील पोटेंट, नील पोटेंट का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, बी के साथ फर्स्ट आएगा, ठीक है, बी के साथ फर्स्ट आएगा। तो ए के साथ 4 और बी के साथ फर्स्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। कहा जा रहा है इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट।
तो देखिए यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई दिया गया है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हमको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, +-1 मिल जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। कहा जा रहा फॉर द फॉलोइंग LPP मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू -0.1 x1 + 0.5 x2 और कुछ कांस्टेंट दिए गए हैं। टू गेट द ऑप्टिमम सोल्यूशन द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो यहाँ इसको देखिए मैक्सिमाइज करना है ना, मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले किसका ग्राफ खींचना हमें, 2x1 + 5x2 इज इक्वल टू 80, मतलब हम लोग किस लाइन का ग्राफ खींचेंगे, 2x1 + 5x2 इज इक्वल टू 80 का ग्राफ खींचेंगे। तो x को कहाँ कट करे, मतलब x1 इज इक्वल टू ले लेते हैं 0, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 16, और x2 इज इक्वल टू 0 ले ले तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, मतलब x1 इज इक्वल टू 40 मिल जाएगा। तो ये 0, 16 और 40 कमा 0 से पास होगा। तो यहाँ पे ग्राफ मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 0, 16, यहाँ पे मान लेते हैं कि 0, 16 है, और 0, 16 के साथ, एक मिनट, यहाँ पे 0, 16 है ना, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट कौन सा हो गया, 0, 16 हो गया, और यहाँ पे 80, 0 कर देते हैं कहीं पे भी। ठीक है, 0, 16 और 40, 40, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सपोज 40, 0, और यहाँ से एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये लाइन बना दिया हमने। दूसरा हमारे पास इक्वेशन क्या है, दूसरा हमारे पास इक्वेशन है x1 + x2 इज इक्वल टू 20। तो इसमें 0, x1 की वैल्यू 0, तो x2 की वैल्यू 20, और x2 की वैल्यू 0 लिया तो x1 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो 0, 20 तो यहाँ कहीं आएगा, और 20, 0 कहीं यहाँ आएगा, तो इसको ज्वाइन करवा देते हैं। ये हमें मिल गया 20, 0, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0, 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और x1 x2 ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, अब हमें फिजिबल रीजन खोजना है कौन सा होगा। तो पहले वाले में अगर 0, 0 पुट करें तो क्या मिलेगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 80, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो पहली लाइन है उसके नीचे का जो पार्ट होगा वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो इसके नीचे वाला पार्ट लेना है। दूसरी लाइन में भी अगर हम x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करें तो 0 लेस देन 20, ये ट्रू है, इसका अंदर दूसरी लाइन के नीचे वाला पार्ट ही सोल्यूशन में आएगा, तो इसके नीचे वाला पार्ट ही सोल्यूशन में आएगा। तो अब दोनों का कॉमन सोल्यूशन अगर हम लोग खोजने जाएँ, देखिए ये पार्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इस लाइन के हमारे पास, इस लाइन के ऊपर है, ये नहीं आएगा, ये लाइन भी नहीं आएगी क्योंकि इस लाइन के ऊपर है। तो हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा सोल्यूशन रीजन में, ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है, तो इसमें कितने कितने कॉर्नर पॉइंट है, एक तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 0, 0, ठीक है, इसको मैं b कर देता हूँ 0, 16, ठीक है, इसको मान लीजिए मैं c कर देता हूँ, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से, और एक पॉइंट हो गया d हो गया। तो जब c का कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके, तो आ जाएगा 20/3 और 40/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलेगी। तो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट हो गए, एक तो हो गया 0, 0, एक हो गया 20, 0, एक हो गया 0, 16, और एक हमारे पास कितना होगा 20/3, 40/3 हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग वैल्यूज निकालने जाएं, वैल्यू ऑफ जेड, ये तो कॉर्नर पॉइंट्स थे, अगर हम वैल्यू ऑफ जेड निकालने जाएं, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था, कॉर्नर पॉइंट्स थे। अब हम वैल्यू ऑफ जेड निकालने जाएं तो 0, 0 पे जो हमको वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 0, 0 पे वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। ठीक है, 0, 0 रख देंगे किसमें, ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर x1 इज इक्वल टू 20 अगर हम लोग रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, x1 इज इक्वल टू 20 रखने से, x1 इज इक्वल टू 20, 0 रखने से हमको मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। ठीक है ना, 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -2, और x2 0, मतलब -2 आ जाएगा। ठीक है, तो 20, 0 रखने तो -2 आ रहा है। 0, 16 रखने से हमको क्या मिलेगा, 0, 16 रख देते हैं, 0, 16, 5 8 मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी, और 20/3, 40/3 पे हमको वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिल जाएगी हमको 6 मिल जाएगा। ठीक है, 20/3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/3 रखेंगे तो एक 0 से डेसिमल हट गया तो कितना आ जाएगा -2/3, और यहाँ से एक डेसिमल 4, 4, 5 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20/3 -2/3 और प्लस कितना आ जाएगा 20/3, 20 में से 2 गया 18/3, 6 आ जाएगा। करेक्ट है। अब देखिए इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम 8 है, और किस पॉइंट मिल रहा है, 0, 16 पे मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। कहा जा रहा लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल
दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ये दो सर्कल हैं, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, कॉमन कॉर्ड बनता है, इसको हम लोग कॉमन कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए बी मैंने बोल दिया, ये कॉमन कॉर्ड हो गया। ये मान लीजिए पहले पहले सर्कल का सेंटर है C1, ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालना है तो C1 से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और C को A से ज्वाइन करवा देते हैं, तो ये हमारा जो रेडियस हो गया R1। अब देखिए यहाँ पे मैं D लिख देता हूँ, ठीक है, तो जितना AD डिस्टेंस होता है उतना ही DB डिस्टेंस होता है। मतलब लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड की बात करें अगर हम लोग, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड की अगर हम लोग बात करें, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स AD आ जाएगा, 2 टाइम्स AD। AD कैसे निकालेंगे, AD निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट R1 स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा C1D का होल स्क्वायर, C1D का होल स्क्वायर। C1D क्या है, इसके सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग AB का इक्वेशन निकालें। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे निकाला जाता है, ये मान लीजिए पहली सर्किल दी गई है, इसका नाम S1 रख देते हैं, ये जो दूसरी सर्किल है सपोज इसका नाम हम S2 रख देते हैं। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन कॉर्ड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लेंथ सॉरी ये इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकल गया। अब इस पे सेंटर, पहले सर्कल का सेंटर कितना है, पहले सर्कल के सेंटर की अगर बात करें तो इसका सेंटर कितना है भाई, इसका सेंटर है -1 और इसका सेंटर कितना है -1 एंड -3/2। ठीक है, माइनस जी माइनस एफ से इसका सेंटर निकाल लेंगे। और रेडियस की बात कर लें तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 9/4 माइनस 1, तो 1 कट जाएगा, 3/2 इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सी से C1 से, ठीक है, C1 से इस लाइन पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो C1D आएगा। तो C1D कितना आ जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 टाइम्स अंडर रूट R1 स्क्वायर कितना, 9/4 माइनस C1D का होल स्क्वायर 1/4, 9/4 माइनस 1/4 8/4 मतलब 2। मतलब हमारा जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मिलेगा कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। देखिए 63 में हमसे क्या कहा गया है, द कर्व दिस हैज़ मैक्सिमा एट विच पॉइंट। तो अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो सबसे पहले इस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये अब डैश एक्स अगर हम लोग निकालें तो कितना मिलेगा, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 एक्स क्यूब माइनस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर और फिर कितना मिलेगा -12x और कितना आ जाएगा +6 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं, 6 कॉमन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2x क्यूब माइनस फिर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग एफ डैश एक्स को हम लोग क्या करते हैं, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा फैक्टराइज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और कितना हो जाएगा 2x - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, मतलब इसको हम 0 से इक्वेट कर दें, x इज इक्वल टू आ जाएगा +-1 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एफ डबल डैश एक्स निकाल देते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स जब निकालेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 36x स्क्वायर -12x -12 आ जाएगा। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग इसमें वैल्यूज़ जो है पुट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग हमें क्या निकालना है कि मैक्सिमा किस पॉइंट पे हमें मिलेगा, तो मैक्सिमा वहाँ मिलेगा जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, <0 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें एफ डबल डैश 1 पुट करें तो कितना हो जाएगा 36 - 24, ये तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम मतलब नेगेटिव चाहिए। तो x इज इक्वल टू 1 मेरे काम का नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 मेरे काम का नहीं है। इसी तरीके से एफ डबल डैश -1 निकालें तो ये कितना आ जाएगा 36 + 12 - 12, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी मेरे काम का नहीं है। और x इज इक्वल टू 0 तो क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे एफ डबल डैश क्या मिलेगा, <0 मिलेगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। अब देखिए 64 में क्या कहा गया है, if the roots of this equation a minus bx square plus c minus a into x plus b minus c is equal to 0 are equal then a b c are in what। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप जरा ऐड करके देखिए एक बार, a माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये मिल रहा है, ऐड करिए इसको, -b + b से कट गया, +c - c से कट गया, -a + a से कट गया, ये मिल गया 0। इसका मतलब ये हो गया कि इसका x इज इक्वल टू 1 एक क्या रूट है, x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट।
क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये LHS RHS बराबर आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 इसका रूट हो गया, फिर कहा गया कि दोनों रूट इसके इक्वल हैं, इसका मतलब इसका दोनों रूट क्या क्या हो गए, 1 हो गए। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने जाएँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 मतलब 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला C/A, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस बी, मतलब ट्वाइस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस सी आ जाएगा। इसका मतलब ABC किस में आ जाएंगे, AP में आ जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। कहा जा रहा 2 इंटू 4 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 3 की पावर 3n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई व्हाट फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n। तो देखिए इसका शॉर्टकट तरीका ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर से लिया गया है, PMI चैप्टर से लिया गया है। इसमें एक काम करें, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, 1 पुट करके आप देखिए इसमें तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 4 की पावर 2 1 जा 2 प्लस 1 मतलब 3 और प्लस 3 की पावर 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना आ जाएगा 128 और प्लस कितना आ जाएगा 128 और प्लस 81 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऐड करने से कितना आ जाएगा 209 आ जाएगा, ठीक है। 209 इसमें से ऑप्शन में 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 9 से डिवाइड करके देखिए 9 2 जा 18 बचा, नहीं होगा डिवाइड। 3 से डिवाइड करके देखिए नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। 11 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है। पहला कह रहा है पेशेंस, पेशेंस तो होना चाहिए भाई, ये तो गलत है। ये कह रहे हैं कि कौन सा नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर कह रहे हैं साइंटिफिक आउटलुक, ऐसा तो होना चाहिए, ये कह रहे हैं कौन सा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस ऑन क्रैमिंग, मतलब रटने पे बल देना, तो ये गलत बात है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। कहा जा रहा है NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1 और NPR इज इक्वल टू NPR प्लस 1। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। अब देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है कि NCX इज इक्वल टू NCY हो, तो या तो x इज इक्वल टू वाई आता है, x इज इक्वल टू वाई तो है नहीं, यहाँ पे r है, यहाँ पे r माइनस 1 है, ये तो बराबर है नहीं। इसका मतलब, और दूसरा इसका वैल्यू क्या आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू n आता है। ये फार्मूला है कि इफ़ NCX इज इक्वल टू NCY दिस इम्प्लाइज दैट आइदर x इज इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू n, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई नहीं है, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 n। तो x कितना r है और y कितना r माइनस 1, r प्लस r माइनस 1 इज इक्वल टू n। इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 2r माइनस 1 इज इक्वल टू n आ जाएगा। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब हम NPR इज इक्वल टू NPR प्लस 1 को सॉल्व करते हैं। तो NPR का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और फिर NPR प्लस 1 का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 1 अपॉन इसमें से लेफ्ट वाले में से n माइनस r बाहर कर दें तो कितना आ जाएगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, और राइट में भी हमारे पास है n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से n माइनस r इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारे पास। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड इक्वेशन से r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ट्वाइस r है, मतलब ट्वाइस n माइनस 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से ट्वाइस n माइनस 2 मतलब 3 इज इक्वल टू n। तो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। कहा जा रहा इफ n इज इवन देन द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 924x की पावर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखिए जब n हमारे पास इवन होता है तो हमारे पास जो मिडिल टर्म का फार्मूला निकालने का है वो क्या होता है, मिडिल टर्म हमारे पास n/2 प्लस 1th टर्म हमारा क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। n/2 प्लस 1th टर्म हमारे पास क्या आता है, मिडिल टर्म आता है। जब हमारे पास n इवन होता है तो n/2 प्लस 1th टर्म हमारे पास क्या हो जाता है, मिडिल टर्म हो जाता है। तो इसका मतलब मुझे निकालना है tn/2 प्लस 1 का वैल्यू लिखना है। अब हमारे पास जनरल टर्म क्या होता है, tr प्लस 1, फार्मूला क्या होता है NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r होता है। तो ये रखें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा NC और r की वैल्यू हो गई n/2। तो NCR x की पावर मतलब x स्क्वायर की पावर n माइनस r मतलब n माइनस n/2 करेंगे तो n/2, और y की पावर r मतलब 1/x की पावर कितना हो जाएगा n/2 हो जाएगा। थोड़ा इसको अगर हम लोग ढंग से सॉल्व करें तो NC n/2, ये 2 कट जाएगा मतलब x की पावर n, और नीचे कितना आ जाएगा x की पावर n/2 आ जाएगा। तो कुल मिला कितना आ जाएगा हमारे पास NC n/2 और x की पावर n माइनस n/2 का मतलब n/2 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं मिडिल टर्म कितना है, मिडिल टर्म एक्स की पावर कितनी है, 6 है। हमारे पास एक्स की पावर कितनी आ रही है, n/2 आ रही है। इसका मतलब n/2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहे थे n की वैल्यू क्या होगी, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट लेवल सब डोमेन ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम द्वारा प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उपक्षेत्र माना गया है। तो इसमें से हमारा जो होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इवैल्यूएशन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल एड। विजुअल एड मतलब जिसको देखा जा सके, बच्चों को दिखाया जा सकते, जैसे रियल ऑब्जेक्ट तो आप दिखा सकते हैं, ये करें कौन सा नहीं है, तो ये गलत हो गया। पिक्चर्स को हम लोग दिखा सकते हैं, ये तो विजुअल एड में आएगा। मॉडल्स भी विजुअल एड में आएगा, रेडियो विजुअल एड में नहीं आता, ये हियरिंग एड में आता है। ठीक है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन भी डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द आइडिया इफेक्टिव लर्निंग कैन ओनली टेक प्लेस इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, रिफ्लेक्ट्स द व्यूज ऑफ व्हाट। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेव। और लेव वाइगोस्की का जो है ये दिया गया स्टेटमेंट है। ठीक है, तो लिव वाइगोस्की हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा गया है, हमसे कहा गया कि आउट ऑफ 8 अमेरिकन एंड 5 इंडियंस in how many ways a committee of 6 members can be formed if it should have at least 3 Indians। at least 3 इंडियन का मतलब ये हो गया, या तो 3 इंडियन, या तो 4 इंडियन, और या तो 5 इंडियन। ठीक है, और कमेटी कितने की बनानी है, 6 लोगों की बनानी है। जब 3 इंडियन रहेंगे तो अमेरिकन कितने रहेंगे, 3 अमेरिकन रहेंगे। फिर 4 इंडियन रहेंगे तो 2 अमेरिकन रहेंगे, और 5 इंडियन रहेगा तो 1 अमेरिकन रहेगा। ठीक है, अब यही कमेटी बनानी है। 3 इंडियन, कितने इंडियन, 5 इंडियन, 5 में से 3 लोग कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 से 3। और अमेरिकन कितने, 8 में से 3 लोग कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 से 3। तो चूंकि काम दोनों करना है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 4 इंडियन कितना आ जाएगा, 5C4। 2 अमेरिकन कितना आ जाएगा, 8C2। ठीक है, और थर्ड वाला काम क्या, 5 इंडियन मतलब 5C5, और 1 अमेरिकन मतलब 8C1। ठीक है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पहला वाला मिलेगा 560, और दूसरा वाला हमें मिलेगा 140, और तीसरा वाला क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। जब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 708 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। कहा जा रहा सेंटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज लोकेटेड एट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, one of its vertex z1 is known। if z2 is the vertex adjacent to z1 then z2 is equal to what। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है, पॉलीगन बनाना है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन बनाना है। मान लो कुछ ऐसे बना देते हैं, इसमें बहुत सारी साइड होगी, कुछ साइड को हम लोग दिखा देते हैं ऐसे करके, फिर ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं, आगे ही चलता रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना देते हैं। इसका सेंटर कहीं पे है। ठीक है, इसका कहीं पे सेंटर है, मान लीजिए कि मैं मान लेता हूँ ये सेंटर यहाँ पे है। सेंटर कहाँ पे है, z इज इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, अब एक वर्टेक्स ये कहना z1 है, मान लीजिए ये वर्टेक्स z1 है, तो z को मैं z0 से यहाँ से मिला देता हूँ। ठीक है, कहना उसके बगल वाला जो वर्टेक्स है वो कौन सा है, z2 है। ये बगल वाला वर्टेक्स कौन सा है, z2 है। अब या तो इधर होगा या तो लेफ्ट में होगा, या तो z2 इधर होगा या तो z2 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि z2 को z1 के टर्म में लिखना आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये जो एंगल हम लोग निकालना चाहें तो ये एंगल होता है, अगर ये n साइडेड पॉलीगन है तो ये एंगल होता है 2π/n होता है। ये एंगल कितना होता है, 2π/n होता है। अब z2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलेगा, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा z1 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें e की पावर ट्वाइस π/n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कौन सा आ जाएगा, वर्टेक्स z2 आ जाएगा। तो राइट में होगा तो प्लस 2π/n होगा। अगर मान लीजिए z2 इधर लेते, अगर हम लोग ये भी तो एडजेसेंट में है z1 के, इधर लेते तो -2π/n हमको लिखना पड़ता। ठीक है ना, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, z2 इज इक्वल टू z1। आप चाहे तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये e की पावर आई थीटा है ना, e की पावर आई थीटा। तो e की पावर आई थीटा फार्मूला कितना होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब कॉस 2π/n और प्लस माइनस आयोटा साइन 2π/n। तो ये हमारा z2 वर्टेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। कहा इफ द कर्व y is equal to a root x plus bx passes through the point 1 comma 2 and the area bounded by the curve line x is equal to 4 and the x axis is 8, then what is the value of a and b? तो पहला काम तो हमें यही करना कि ये कर्व कहाँ से पास होता है, 1 कामा 2 से पास होता है। y इज इक्वल टू ए रूट एक्स, ये जो कर्व है, प्लस बी एक्स, ये कहाँ से पास होता है, 1 कामा 2 से पास होता है। तो y की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 2, x की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन हमको ये मिल गया। हम एरिया तो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शंस को जरा चेक कर लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा ऑप्शन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, पहले ऑप्शन में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 सही है। दूसरे ऑप्शन में 3 प्लस 1 तो 4 आ जाएगा, गलत है। -3 प्लस 1 तो -2 आ जाएगा, गलत है। -3 -1 -4 आ जाएगा। देखिए अपने आप ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसमें एरिया आपको कुछ भी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इनिशियल इन्फॉर्मेशन से ही हम लोगों ने आंसर को निकाल लिया। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। कहा जा रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a cos 40 प्लस b sin 40 देन d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले dx बाई dt निकाल लेते हैं। तो cos 40 का कितना हो जाएगा, माइनस साइन 40, मतलब -4a sin 40 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस साइन 40 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 4 cos 40 हो जाएगा, मतलब 4b, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 40। दोबारा इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से कितना आ जाएगा, -16, और साइन टी का कितना हो जाएगा, cos 40 -16, यहाँ पे हो जाएगा cos 40, और cos 40 का हो जाएगा माइनस साइन 40 -16b, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 40 हो जाएगा। तो इसमें से अगर हम लोग -16 कॉमन कर लें, ये कितना हो जाएगा, a cos 40 और प्लस कितना हो जाएगा, b sin 40 हो जाएगा, b sin 40 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, -16, और ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -16x हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।